हमें प्लानिंग को आगे बढ़ाते हुए इसी टॉपिक को हम इसकी इम्पोर्टेंस पर आज चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंस या रोल कह सकते हैं ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। देखिए, कल जब मैंने ये टॉपिक चालू किया था बताया था कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा टूल है जो किसी भी देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो अदा करता है और उन राष्ट्रों के लिए जो है एक प्रकार की मेडिसिन के रूप में कार्य करता है जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यानी जो विकासशील राष्ट्र हैं। भारतीय संदर्भ में हम बात कर रहे हैं तो विकासशील राष्ट्र जहाँ हैं, जो विकास की पूर्ण अवस्था पर नहीं पहुंच पाए हैं, उनके लिए आर्थिक नियोजन जो है वो एक महत्वपूर्ण औषधि मानी जाती है। और आर्थिक नियोजन का मतलब कल हमने बताया भी था कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का हस्तक्षेप होता है उसे आर्थिक नियोजन किया जाता है। यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज और प्लानिंग दो शब्द से मिलकर के इकोनॉमिक प्लानिंग बना है। या हम इसको बिल्कुल एक सरल भाषा में कहें तो हम ये कहेंगे कि डेवलपमेंट थ्रू 5 ईयर प्लान कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग, यानी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकास करना क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। कल हमने आर्थिक नियोजन की विशेषताएं पर भी चर्चा की थी। आर्थिक नियोजन की कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती है। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य प्री डिटरमाइंड होता है। इसमें संसाधनों का बंटवारा या एलोकेशन किया जाता है। इसमें प्राथमिकताओं का निर्धारण किया जाता है। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है और एक सर्टेन टाइम, यानी जनरली प्लान जो बनते हैं वो 5 ईयर के लिए बनते हैं, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में समय समय पर 1 ईयर और 3 ईयर के प्लान भी जो है वो बनाए गए हैं। आज हम इसकी व्हाट आर द रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग पर हम चर्चा करेंगे। तो आर्थिक नियोजन किसी भी देश के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए, प्रत्यक्ष आय में वृद्धि करने के लिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के लिए, आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सरकार का इंटरवेंशन होता है और सरकार जो भी उद्देश्य निर्धारित करती है उन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास सरकार का रहता है। और इसलिए सरकार जो है आर्थिक नियोजन के माध्यम से अपने देश को नई गति देने का प्रयास करती है। अगर हम आर्थिक नियोजन के विकास या महत्व पर चर्चा करें तो इसको हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। सबसे पहला, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। देखिए, आर्थिक नियोजन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी राष्ट्र जो है अपने उपलब्ध संसाधनों का श्रेष्ठतम उपयोग कर सकता है। मैंने आपको कल ही बताया था, डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी हैं, विकासशील देश, उनमें ये विशेषता पाई जाती है कि वहाँ पर दे हैव द प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी कंपेरेटिवली विकसित राष्ट्रों की तुलना में ज़्यादा होती है। दो चीज़ तो उनके पास ज़्यादा होती है, जनसंख्या ज़्यादा होगी और प्राकृतिक संसाधन भी प्रचुर मात्रा में होते हैं। लेकिन दो चीज़ बहुत कम होती है, एक लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी पूंजी उनके पास कम होती है, रिसोर्सेज, और नंबर 2 लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। और दोनों के अभाव में संसाधनों का जो है पूर्ण उपयोग करना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए इकोनॉमिक प्लानिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। क्यों? क्योंकि सरकार नियोजन के माध्यम से प्राथमिकताओं को तय कर देती है और उन प्राथमिकताओं के आधार पर जब संसाधन उपलब्ध होती है तो उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग होना प्रारंभ हो जाता है। नंबर 2, रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, हर विकासशील राष्ट्र का ये उद्देश्य होता है कि वे ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, जो एजुकेशन का सेक्टर है, बैंकिंग का सेक्टर है, सारे सेक्टर में ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो आर्थिक नियोजन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी जो देश है वो क्या कर सकता है? तीव्र आर्थिक विकास कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह समय समय पर जब वो अपने प्लान बनाता है, हर बार अपने प्लान में प्राथमिकताओं को परिवर्तन कर देता है, और जिस प्राथमिकता पर जिस सेक्टर को, जिस क्षेत्र को लेता है उसके लिए वो अधिक मात्रा में संसाधन उपलब्ध करवा करके उसको विकसित कर लेता है, और उससे संबंधित जो भी उसके लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों को जब पूरा कर लेता है तो प्राथमिकताओं को बदल दिया जाता है। इस प्रकार नियोजन के माध्यम से जो है किसी भी देश के तीव्र आर्थिक विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 3, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी। देखिए, एक जनरल फिनोमिना है, एक सामान्य घटना है जो कि हर इकोनॉमी में देखने को मिलती है, जिसको अप्स एंड डाउन्स कहते हैं, या जिसको इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन भी कह सकते हैं, जिसको आप ट्रेड साइकिल या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन भी कह सकते हैं, यानी इसमें तेजी मंदी के जो दौर आते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था का जो विकास है वो स्थिरता के साथ किया जाता है।
स्थिरता का मतलब यहाँ जड़ता से नहीं है। स्थिरता का मतलब ये नहीं कि आज हमने 5% की ग्रोथ रेट रखी है वो 5% ही रहेगी। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी का मतलब है कि सस्टेनेबल ग्रोथ हो, लगातार बढ़ती क्रम में हो। 5% आज आ रही है, अगले वर्ष में 5.5%, 6%, इस प्रकार से क्रम रहना चाहिए। लेकिन उसमें ज्यादा उच्चावचन नहीं होना चाहिए। आज 5% होगी, फिर 4% होगी, फिर 3% होगी, फिर 6% चलेगी, वो नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक प्लानिंग, आर्थिक नियोजन जो है वो अर्थव्यवस्था में को विकास स्थिरता के साथ विकास करने को बढ़ावा देता है। इसके माध्यम से सरकार जो आर्थिक क्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगा करके जो है क्या करती है, स्थिरता के साथ विकास करना चाहती है। नंबर 4 है इंप्रूवमेंट ऑफ द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि करना। नियोजन का उद्देश्य ये भी होता है कि लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में संसाधन उपलब्ध करवाए जाते हैं, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया जा सके। और ये सुधार किस रूप में होता है कि नियोजन के माध्यम से जब विकास किया जाता है तो राष्ट्र जो है अपनी कुल राष्ट्रीय आय और प्रत्यक्ष आय में वृद्धि करता है, और जिससे लोगों की प्रत्यक्ष आय में वृद्धि होने से क्या होता है, उनके जीवन स्तर में सुधार होने लगता है। फिर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। देखिए नियोजन का मेन ऑब्जेक्ट यही है कि उनके पास साधन तो होते हैं सीमित, राष्ट्र के पास विकास की प्राथमिकताएं होती बहुत सारी, इसलिए जो उच्चतम प्राथमिकता वाला जो क्षेत्र जिसको लिया गया है किसी पर्टिकुलर आपके प्लान के अंतर्गत, तो उसके लिए संसाधन ज्यादा दिए जाते हैं। संसाधनों का बंटवारा एक विवेकपूर्ण तरीके से किया जाए और उसके आधार पर लिए गए जो भी टारगेट हैं, जो लक्ष्य हैं, उनको पूरा किया जाए, वो आर्थिक नियोजन के माध्यम से किए जा सकते हैं। क्योंकि नियोजन के अंतर्गत सबसे पहले क्या किया जाता है कि लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, प्राथमिकता निर्धारित की जाती है, संसाधनों का संग्रहण किया जाता है और प्राथमिकता के आधार पर उन संसाधनों को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। नंबर 6 है रिडक्शन इन इकोनॉमिक डिस्पारिटी। ये विकासशील देशों की प्रमुख विशेषता रही है कि गरीब और अमीर में बहुत ज्यादा गैप पाया जाता है, गरीब और गरीब हो रहा है, धनी और धनी हो रहा है। नियोजन के माध्यम से सरकार विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं चलाती है, वेलफेयर स्कीम चलाती है, बच्चों को एजुकेशन देना है, स्कॉलरशिप वगैरह देनी है। इस प्रकार के जो कार्य सरकार के द्वारा किए जाते हैं जिसमें लोगों की आय बढ़े, गरीब लोगों की आय बढ़े, गरीब लोगों के पास में आय के साधन बढ़े, उनके पास जीविकोपार्जन के साधन बढ़े, उनके रोजगार के अवसर बढ़े, ताकि आर्थिक विषमता को धीरे धीरे क्या किया जा सके, कम किया जा सके। फ्री फ्रॉम इविल्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग जो है बिल्कुल एक प्रकार से नियोजित अर्थव्यवस्था है और एक प्रकार का समाजवाद का रूप भी हम इसको कह सकते हैं। पूंजीवाद के बारे में जैसा कि आप जानते हैं, एक ऐसी विश्व की आर्थिक प्रणाली होती है जिसके अंदर आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण होता है, आर्थिक क्रियाओं पर जो है निजी क्षेत्र का प्रभावी नियंत्रण होता है, सभी निर्णय निजी क्षेत्र के द्वारा लिए जाते हैं। इस अर्थव्यवस्था में जो है लोगों का शोषण होता है, मूल्य ऊंचा वसूल किया जाता है, लाभ कमाना प्रमुख उद्देश्य होता है, लाभ को अधिकतम करना भी प्रमुख उद्देश्य होता है, और कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर यानी आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण, पूंजी कुछ ही लोगों के हाथों में रह जाती है सिमट करके। क्यों? क्योंकि उनका आर्थिक क्रियाओं पर प्रभावी नियंत्रण होता है पूंजीपतियों का। इस प्रकार के दोषों को दूर करने में आर्थिक नियोजन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत सरकार सभी आर्थिक क्रियाओं पर अपना प्रभावी नियंत्रण रखती है और सरकार ही अपने अलग अलग अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र है जिनका विकास करना है उन्हें संसाधन उपलब्ध करने का प्रयास जो है करवाया जाता है। उसके बाद चेक ऑन इकोनॉमिक जो है कंसंट्रेशन, आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक लगाना। मैंने आपसे कहा था पूंजीवाद के अंतर्गत आर्थिक केंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है, पूंजीपति और पूंजीपति होता जाता है, लगातार और धनी हो रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब होता है। लेकिन आर्थिक नियोजन के माध्यम से सरकार क्या करती है, जो आर्थिक केंद्रीकरण जो उसको रोक लगाने का प्रयास करती है। सरकार धनी वर्ग पर अधिक कर लगाकर उनसे पैसा छीन करके, उनसे पैसा लेकर के गरीबों के लिए विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर, कल्याणकारी जो है योजनाएं चलाकर उनको जो है आय वृद्धि के प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते हैं ताकि आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को रोका जा सके। उसके बाद में हमारा आता है बैलेंस जो है
डेवलपमेंट, संतुलित विकास। देखिए, जब आप विकास की बात करते हैं तो विकास का तात्पर्य संतुलित विकास है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कृषि क्षेत्र का विकास हो गया या लघु उद्योग का विकास हो गया या बड़े उद्योगों का विकास हो गया, केवल मेडिकल फैसिलिटीज का विकास हो गया, नहीं, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। नियोजन यानी आर्थिक नियोजन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से संतुलित आर्थिक विकास करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो पिछड़े हुए हैं, जहां पर निजी क्षेत्र निवेश नहीं करना चाहता, सरकार उन क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की योजनाएं लागू करके उन क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में निवेश करके क्या करती है, उन्हें विकसित करने का प्रयास करती है, ताकि पूरी अर्थव्यवस्था में संतुलित आर्थिक विकास किया जा सके। फिर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में आर्थिक नियोजन का बहुत बड़ा योगदान होता है। सामाजिक न्याय का मतलब है जो गरीब वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके साथ जो है सामाजिक न्याय हो, उनको अपनी कमाई का ज्यादा से ज्यादा भाग उन्हें मिले। सरकार नियोजन के माध्यम से संसाधन का संग्रहण करके उन प्राथमिकताओं के आधार पर उन गरीब लोगों को जिन्हें सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराने का कार्य करता है, ताकि उन्हें सामाजिक न्याय दिया जा सके। फिर फार साइटेड डिसीजन, दूरदर्शितापूर्ण निर्णय। देखिए, आर्थिक नियोजन एक ऐसा साधन है जो सरकार को दूरदर्शिता पूर्ण निर्णय लेने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। क्यों? पहले से इसमें जो ऑब्जेक्टिव्स लिए जाते हैं, जो उद्देश्य लिए जाते हैं, वो प्री डिटरमाइंड होते हैं, पूर्व निर्धारित होते हैं। तो सरकार अपना एक विजनरी कंसेप्ट को लागू करते हुए जो है इसके लिए अपने आर्थिक विकास के जो क्षेत्र हैं उनके संसाधन जो है या उनके जो टारगेट्स हैं, उनके जो उद्देश्य हैं या उनकी जो प्राथमिकता है उनको पहले से तय कर लेती है और उसके आधार पर संसाधनों का संग्रहण किया जाता है और फिर प्राथमिकताओं के आधार पर उन संसाधनों को क्या किया जाता है, एलोकेट किया जाता है। इस प्रकार से दूरदर्शितापूर्ण निर्णय लेने में आर्थिक नियोजन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद हाई रेट ऑफ द कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, विकासशील राष्ट्रों में अधिकांश देखा गया है उनकी पूंजी निर्माण की जो दर है वो कम होती है, और जिन राष्ट्रों की पूंजी निर्माण की दर कमजोर होती है, कम होती है, वे राष्ट्र आर्थिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए माने जाते हैं। इसलिए उनका लक्ष्य ये होता है कि वे अपनी पूंजी निर्माण की दर को क्या करें, बढ़ाए। और पूंजी निर्माण का मतलब क्या होता है, देश की वास्तविक बचतों को पूंजीगत संपत्तियों में निवेश करना पूंजी निर्माण कहलाता है। पूंजी निर्माण के 3 स्टेप होते हैं। नंबर 2, क्रिएशन ऑफ रियल सेविंग, वास्तविक बचतों का निर्माण करना। नंबर 2, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, बचतों को गतिशील बनाना। और नंबर 3, कन्वर्जन इनटू कैपिटल एसेट, यानी उसे पूंजीगत संपत्तियों में निवेश कर देना या बदल देना। जैसा कि आप जानते हैं, आय के 2 भाग होते हैं, एक हम उपभोग करते हैं, दूसरा हम बचत करते हैं, और बचत को हम क्या करते हैं, निवेश कर देते हैं, और वो निवेश और अधिक धन कमाने के लिए प्रेरित होता है और उसी से आगे पूंजी निर्माण की दरों में तेजी आती है। नियोजन एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से कोई भी राष्ट्र, चाहे वो विकासशील हो चाहे वो अल्प विकसित हो, वे अपनी पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में नियोजन जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अपनाता है। फिर इंटरनेशनल पीस एंड सेफ्टी, आर्थिक अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखने में भी आर्थिक नियोजन का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक राष्ट्र का अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में कहीं ना कहीं सुरक्षा रहना बहुत जरूरी है। अगर हम भारतीय संदर्भ में बात करें, चाइना और पाकिस्तान 2 हमारी ऐसी सीमाएं हैं जिससे आए दिन हमारे बॉर्डर पर टेंशन रहता है। इसलिए हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित रखना, देश को सुरक्षित रखना, ये सरकार का परम दायित्व होता है। और ऐसी स्थिति में इसके लिए सरकार क्या करती है, हर पंचवर्षीय योजनाओं में रक्षा बजट बनाती है, और वो रक्षा बजट के माध्यम से जो है हमारे बॉर्डर पर हमारे जो सीमाएं हैं जो है उस पर ज्यादा मात्रा में युद्ध सामग्री वगैरह उनको सेफ्टी के लिए जो भी है, ताकि हमारा देश और वहाँ के नागरिक सुरक्षित रहें। तो ये किसके माध्यम से होगा, ये नियोजन के माध्यम से हो सकता है कि अगर हम सुरक्षा चाहते हैं और शांति चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो आर्थिक नियोजन के माध्यम से की जा सकती है। तो इस प्रकार आर्थिक नियोजन जो है एक ऐसा टूल है
एक ऐसी मेडिसिन है जिसे रामबाण औषधि भी कहा जाता है। आर्थिक विकास का एक अचूक साधन, जिसको आप टूल कह दें, वो माना जाता है। कल नेक्स्ट में जब है हम इसके आगे का जो कंटेंट है उसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।